हेलो दोस्तों और नमस्ते। आपका स्वागत है दैनिक टेक्निकल क्लासेज में। तो अब हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब अपना फोर्थ जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैद्युत मापन यंत्र मतलब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंशन। देखो हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल राशियां हैं, चाहे वो एम्पियर हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे पावर हो, या आवृत्ति हो, या रेजिस्टेंस हो, तो इनको मापने की आवश्यकता है। इनकी पर्टिकुलर वैल्यूज़ होती हैं। या कोई भी उपकरण है जो पर्टिकुलर वोल्टेज पे चलता है, पर्टिकुलर करंट पे चलता है, इन चीज़ों को मापने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है मेजरिंग सिस्टम की। तो अब हम ये जो ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू सीरीज है वो वैद्युत मापन यंत्र के बारे में होगी सारी, मतलब मेजरिंग सिस्टम के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि हम केवल इलेक्ट्रिकल जो राशियों के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। मैकेनिकल राशि जैसे होती हैं, शक्ति हुई, जैसे मतलब बल हुआ, वेग हुआ, ये तो मैकेनिकल पाप, ये मैकेनिकल राशियाँ हुई। लेकिन हम इस यूनिट में केवल इलेक्ट्रिकल जो मेजरिंग राशि हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो ये पूरी सीरीज को अब देखना है और लगभग 150 के आसपास इस सीरीज में क्वेश्चंस हैं जो एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा बेहतरीन तरीके से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो निम्न में से कौन प्राथमिक यंत्र है। देखो प्राथमिक यंत्र का मतलब है, ये जो प्राथमिक यंत्र होते हैं, एक डायग्राम दिखा सकता हूँ। ये देखो ये गैल्वेनोमीटर है। ये जो प्राथमिक यंत्र हैं केवल जो उस राशि है या उस यूनिट की केवल उपस्थिति को दर्शाते हैं, ने कि उसका मान प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। केवल देखो एमीटर, वोल्टमीटर और किलोवाट, ये हावर मीटर है, ये वैल्यू देता है। ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंशन है। कौन से हैं ये? सेकेंडरी। लेकिन चुंबकीय सुई क्या है? प्राथमिक यंत्र, क्योंकि केवल उपस्थिति दर्शाती है कि यहाँ कोई वोल्टेज है या कोई चुंबकीय फील्ड है या कोई करंट इसमें फ्लो हो रही है या कोई स्टोरिंग फील्ड बन रहा है यहाँ पे। उस चीज़ को केवल प्रदर्शित करती है, नहीं कि उसकी वैल्यू बताती है। उसको उसको हम कहेंगे प्राथमिक यंत्र। तो उसके अकॉर्डिंग तो चुंबकीय सुई से प्राथमिक यंत्र हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ, देखो भैया जी जहाँ पे ग्राफ की बात आ जाती है, कहाँ पर आ जाती है? ग्राफ की बात। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे होता है सीआरओ कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो भी एक्सरे की मशीन है इनको भी हम रिकॉर्डिंग यंत्र कह सकते हैं। पावर फैक्टर जो रिकॉर्ड रखती है उसको भी रिकॉर्डिंग यंत्र में हम शामिल कर सकते हैं। और ये जो भी राशि हैं, विद्युत राशि, उनको ग्राफों के द्वारा जो शो करता है, ठीक है ना, उनको हम कहेंगे रिकॉर्डिंग यंत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, वह यंत्र जो किसी विद्युत राशि के प्रेक्षण काल का मतलब है पर्टिकुलर काल, जैसे या 7 दिन का हुआ या 15 दिन का हुआ या फिर 1 महीने का हुआ या 1 साल का हुआ या 6 साल का हुआ, मतलब टोटल समय का अपन को वैल्यू प्रदर्शित करती है। जैसे कि हम अपन देखते हैं एनर्जी मीटर में। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो हैं, इस प्रकार के जो उपकरण हैं वो हमेशा इंटीग्रेटिंग टाइप के उपकरण में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रेक्षण काल का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर समय होता है जिसके अंतर उसकी टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी, देखो वैद्युत मापन यंत्र विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव पर कार्य करता है। जो भी हम विद्युत के उपकरण बनाते हैं वो किस किस सिद्धांत पर कार्य कर सकते हैं। तो देखो भैया ऊष्मीय प्रभाव पर, बिल्कुल ऊष्मीय प्रभाव वाले हम यंत्र बना सकते हैं और अपन बनाते भी हैं। एमीटर हुआ, वोल्टमीटर हुआ। दूसरा चुंबकीय प्रभाव, बिल्कुल सही बात है, इससे भी हो सकते हैं। प्रकाशीय प्रभाव वाले भी, जैसे जैसे फोटोज डायोड हुआ या फोटो सेल्स हुए, तो वो प्रकाशीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट हुआ उपरोक्त सभी। तो भैया जी इसमें उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वैद्युत मापन यंत्र विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे भी, ऊष्मीय प्रभाव पे भी और प्रकाशीय प्रभाव, तीनों प्रभावों पर निर्भर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर,
किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युत राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसे कहते हैं, देखो भैया जी, उसे कहते हैं सेंसर। ठीक है ना। सेंसर का मतलब क्या है, किसी राशि को ये सेंस करता है, मतलब उसको समझता है, समझने के बाद ही तो वैल्यू वैल्यू देगा ये, तो उस यूनिट को कहेंगे हम सेंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो डिटेलिंग में मैं यहाँ नहीं समझा सकता, डिटेलिंग में जब हम थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे उस समय मैं एक एक चीज़ को समझाऊंगा, कैसे तो ये उपकरण काम करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनका वेरिएशन है, क्या इसका सिद्धांत है, वो सारी चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल हम एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्वेश्चन हल कर रहे हैं केवल, ठीक है ना। तो आप ये ना समझे कि मैं डिटेलिंग में समझा ही नहीं पा रहा, समझाने की वो नहीं बात, मैं केवल यहाँ एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ, नहीं कि आपको थ्योरेटिकल सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो भैया जी आप फिफ्थ में बी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, सेंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सूचक, सूचक का मतलब पॉइंटर होता है, क्या होता है, सूचक का मतलब होता है पॉइंटर। पॉइंटर को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए, जैसे माना कि ये कोई मीटर है, इसमें रीडिंग्स लगी हुई हैं, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है ये पॉइंटर जीरो पे है और जीरो से इसको विक्षेपित करने के लिए मतलब आगे खिसकाने के लिए जिस टॉर्क की आवश्यकता होती है उसको हम कहेंगे विक्षेपित टॉर्क कहेंगे, ठीक है ना। विक्षेपित, देखो तीन तरह के टॉर्क वो होते हैं टॉर्क। विक्षेपित टॉर्क का मतलब क्या है, जीरो से ये पर्टिकुलर वैल्यू तक लेके जाएगा। नियंत्रण टॉर्क क्या, ये विक्षेपण टॉर्क के जस्ट रिवर्स होता है, इसको नियंत्रित करेगा। देखो यदि हम नियंत्रित टॉर्क नहीं लगाएंगे तो ये जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर डायरेक्ट एंड तक जाके रुकेगा और टकराएगा इससे पॉइंटर से, ठीक है ना। तो विक्षेपित टॉर्क हमेशा नियंत्रित टॉर्क के विपरीत कार्य करता है, ठीक है ना। और डैम्पिंग टॉर्क का मतलब क्या है, डैम्पिंग टॉर्क का मतलब जब ये वाइब्रेट करता है, इस तरह से मूवमेंट करता है तो रीडिंग सही तरह से आ नहीं पाती, तो उस वाइब्रेट को कम करने के लिए अपन डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये हम बातें मतलब बाद में और डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा मैंने बताया है आपको। तो विक्षेपित करने के लिए हमको विक्षेपित टॉर्क की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये जी, नियंत्रण टॉर्क विक्षेपक टॉर्क के हमेशा विरोध करता है, ये मैंने अभी बताया, ठीक है ना। ये नियंत्रण टॉर्क और विक्षेपक टॉर्क का हमेशा क्या करेगा, विरोध करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मूविंग आयरन यंत्र में स्थित रहता है। देखो सीधी सी बात है, मूविंग आयरन मतलब आयरन तो मूव करेगा भैया जी, आयरन तो क्या करेगा, मूव, और कॉल स्थित रहेगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थित रहेगी। देखो दो चीज़ तो है, एक तो आयरन है एक कॉइल है। मूविंग आयरन है मतलब मूव मतलब घूमना, तो आयरन तो घूमेगा। अब ये पूछ रहा स्थिर कौन रहेगा, तो सीधी सी बात है कॉल इज द स्थिर रहेगी, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यदि आप प्रश्नों को भी तरीके से पढ़ोगे ना तो बहुत कुछ आंसर ऑटोमेटिक निकल के भी आ जाएंगे। कई बार कि हम प्रश्न को पढ़ते नहीं पूरा, अब उसको समझते नहीं है प्रश्न एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है, तो फिर ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है आपसे ऑप्शन में, क्योंकि लगभग चारों ऑप्शन एक जैसे ही मिलते हैं आपको, और दो ऑप्शन में तो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ये ऑप्शन रहेगा चाहे ये ऑप्शन रहेगा। तो आपके यदि कंसेप्ट क्लियर हैं और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा है आपने, तो मुझे लग रहा है आप आसानी से आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। तो 8वें में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसकी शुद्धता और विश्वसनीयता अधिक होती है, मतलब कौन सा अपन के लिए ठीक है। देखो भाई जो मूविंग क्योल यंत्र है ये अपन के लिए ठीक है बजाय औरों के। इसका कारण ये है कि इसका जो स्केल्स होता है, एक तो वो यूनिवर्सल होता है, मतलब यूनिफॉर्म टाइप में होता है, और दूसरा है ये थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसकी जो रीडिंग है ना वो एग्जैक्ट करंट मतलब अच्छी रीडिंग निकालता है। ये जो रीडिंग में जो मिस्टेक होती है +-2% होती है केवल, ठीक है ना। और ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन इसकी जो शुद्धता है और विश्वसनीयता वो अधिक है बजाय मूविंग आयरन के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। देखो गैल्वेनोमीटर कुछ स्टेप्स का होता है, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है, गैल्वेनोमीटर का है निम्न, ये क्या है, एम्पियर को नापता है मतलब करंट को नापता है, लेकिन कौन सी निम्न करंट को नापता है, मतलब 10⁻⁻6 तक की करंट को नाप लेता है। इतने कम करंट को भी ये ऑब्जर्व कर लेता, कौन, गैल्वेनोमीटर। अब ये कह रहा है कि यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो भैया जी,
माना कि ये जी लग रहा है, जी को अपन कहेंगे गैल्वेनोमीटर, और इसको हम एमीटर में बदलना है। तो एमीटर में बदलने के लिए याद रखो हमेशा एक प्रतिरोध लगाया जाएगा लो रेजिस्टेंस का, ठीक है ना। ये निम्न प्रतिरोध होगा, कौन सा होगा भैया जी, निम्न प्रतिरोध होगा। और किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। देखो इस लो प्रतिरोध लगाने से क्या है, कुछ नहीं, धारा डिवाइजेशन हो गई केवल, इसीलिए लगाते हैं ये सारे प्रतिरोध, ठीक है ना। तो देखो निम्न प्रतिरोध की समांतर क्रम बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो हम समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे, वो फिर एमीटर की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देगा। मतलब हम उससे करंट की जो मेजरिंग कर सकते हैं, यदि हम ये थोड़ा चेंजेस कर दें तो उसमें। नेक्स्ट देखो, जस्ट यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलना है तो जस्ट इसका रिवर्स करना है, मतलब यहाँ पे निम्न था तो यहाँ उच्च आ जाएगा, श्रेणी था तो समांतर हो जाएगा, ठीक है। एक याद कर लिया, दूसरे को जस्ट रिवर्स कर दो। तो ये देखो गैल्वेनोमीटर, इसके श्रेणी क्रम में हाई प्रतिरोध लगाया जाता, उच्च प्रतिरोध लगाया जाता। कैसे लगाया जाता भैया जी, उच्च प्रतिरोध लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, तभी वोल्टमीटर की तरह कार्य करने लग जाएगा। तो ऑप्शन देखो, निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर का वैसे तो काम क्या है, जो लो करंट होती हैं 10 की पावर -6 तक की करंट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। तो यदि हम इसको एमीटर में बदलना है, तब्दील करना है एमीटर में, तो इसके हम निम्न प्रतिरोध जो है समांतर में प्रयोग हम कर देंगे। और यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करना, बदलना है, तो हम उच्च प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में ऐड कर देंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर है एज ए वोल्टमीटर की तरह बिहेव करने लग जाए। अब प्रश्न है सर इनका प्रतिरोध कैसे अपन डिफाइन करेंगे, तो डिपेंड करता है आप कितने वोल्टेज नाप रहे हो और कितने करंट नाप रहे हो। उस स्थिति में B बराबर IR से अपन ओम के नियम से R का डिसीजन कर सकते हैं कि कितने ओम का अपन को प्रतिरोध की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AC की शक्ति नापते हैं, अरे देखो AC की शक्ति नापने तो क्या है, W बराबर, देखो AC है, सबसे पहले कुछ नहीं करें, इसी मतलब AC है तो इसमें cos फाई मतलब पावर फैक्टर आएगा, तो W बराबर B गुना I गुना cos फाई इज द करेक्ट आंसर हो जाए, B इज द करेक्ट। ये काफ़ी सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला भी बहुत ही आसान है। ओम मीटर, ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का होता है। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध को, तो मीटर ही तो है, नापेगा तो प्रतिरोध, तो प्रतिरोध सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो CRO, देखो इस टाइप्स का आपने देखा होगा, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, ये जो AC और DC की जो आवृत्ति है उसको पर्दे पर शो करने का कार्य करता है। इससे हम वोल्टेज भी नाप सकते हैं, करंट भी नाप सकते हैं और पावर भी नाप सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से पावर भी नापी जा सकती है। सीधी सी बात है, जब वोल्टेज आ गया, करंट आ गया तो पावर तो नाप ही सकते हैं, P बराबर V गुना I से, लेकिन ये डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस टाइप का CRO आपने देखा होगा। अब ये पूछ रहा क्वेश्चन कि CRO का विस्तृत रूप क्या, मतलब फुल फॉर्म क्या है उसकी, तो CRO को मतलब होता है कैथोड रे ऑसिस्कोप। क्या है भैया जी, कैथोड रे ऑसिस्कोप। और इसका काम क्या है, आवृत्ति AC या DC की जो आवृत्ति है उसको पर्दे के तौर पे इसको शो करता है, ठीक है ना। जो अपन की 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, इसमें आसानी से हम देख सकते हैं। तो भैया जी कैथोड रे ऑसिस्कोप इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी, फ्रिक्वेंसी मीटर के द्वारा मापी जाती है। देखो भैया जी, पहले तो फ्रिक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, और आवृत्ति हमेशा AC परिपथ में होती है, क्योंकि DC में तो आवृत्ति 0 होती है, तो केवल AC की फ्रिक्वेंसी नाप सकते हैं हम, सीधी सी बात है। DC में आवृत्ति होती ही नहीं है ना, तो केवल AC की फ्रिक्वेंसी ही फ्रिक्वेंसी मीटर से नापी जा सकती है, क्योंकि DC में तो कोई आवृत्ति होती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्थायी चुंबक कुंडली यंत्र, मतलब ये कह रहा PMMC, क्या कह रहा है, PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉल की बात कर रहा है, जिसको हिंदी में ये नाम कहते हैं, स्थानीय चुंबक चल कुंडली यंत्र। जो डैम्पिंग, इसको कहते हैं अवमंदन बल का मतलब होता है डैम्पिंग फोर्स, ठीक है ना। जो डैम्पिंग फोर्स है उसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखो वायु के लिए तो मतलब वायु एक पिस्टन टाइप में रहता है, जिसमें वायु के तहत इसको रोकते हैं। कमानी टाइप में कमानी होती है, द्रव में कोई
अंदर द्रव में भर देते हैं, और एडी करंट में थोड़ा उसके रिवर्स करंट अपन फ्लो करते हैं। तो पीएमएमसी में जो डैम्पिंग जो अवमंदन बल पैदा किया जाता है वो एडी करंट अवमंदन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी, एक वैद्युत मापन यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेपण अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि, देखो माना कि कोई ये सुई का पॉइंटर है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, जाने के बाद में ये मिडिल पॉइंट में कंपन कर रहा है, इधर उधर हिल रहा है, इधर उधर इस तरह से कंपन कर रहा है, इस तरह से कंपन कर रहा है सॉरी, इस तरह से कंपन कर, इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके जो मूवमेंट को है कैसे अपन ख़त्म कर सकते हैं भाई, यदि उसमें उचित अवमंदन कर देंगे, उचित डैम्पिंग कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, उचित डैम्पिंग की व्यवस्था कर देंगे, तो ये जो इसका वाइब्रेशन है वो शीघ्र ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें आंसर आ जाएगा ए, उचित अवमंदन उपस्थित होने पर जो वह कंपन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और जो अंतिम विक्षेपण है वो अपन को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भैया जी, वैद्युत मापन यंत्रों की कमानी का निर्माण सबसे उपयुक्त धातु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भैया जी कई बार पूछा है एग्जामों में, ठीक है ना। तो भैया जी इसको याद रखना, फास्फेट ब्रोंज इस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और इसका कारण यही है कि थोड़ा टेम्परेचर के प्रति कम मतलब डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। ये जो मटेरियल है ये टेम्परेचर पे कम डिपेंड करता है, इसलिए हम उसको उचित ना मतलब उचित या उपयुक्त मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, फास्फेट ब्रोंज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किसी वैद्युत मापन यंत्र के संचर भाग पर कार्यरत घुमाव बल कौन कौन से होते हैं। विक्षेपित बल बिल्कुल होता है, डैम्पिंग होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, बिल्कुल सही है, डैम्पिंग होता है, बिल्कुल डैम्पिंग होता है। तो भैया जी सारे बल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा है जो विद्युत मापन यंत्र कौन कौन से बल होते हैं, तो ये सारे बल उसमें उपयुक्त रहते हैं। विक्षेपण क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएगा, नियंत्रण इसको कंट्रोल करेगा और डैम्पिंग जो वाइब्रेशन है उसको कंट्रोल करेगा। तीनों बल का होना अति आवश्यक है, तभी हम अच्छी रीडिंग ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि चल कुंडली धारामापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उनके संयोजन को अंतः बदल कर दिया जाए तो यंत्र भाई साहब विपरीत दिशा में विक्षेपित होगा, क्योंकि डीसी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो डीसी सप्लाई में माइनस प्लस का बड़ा योगदान है, ठीक है ना। यदि आप कनेक्शन गलत करोगे तो ये हमेशा विपरीत रीडिंग देगा। मतलब यदि मल्टीमीटर की बात करूँ मैं तो मल्टीमीटर में तो माइनस आ जाता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कनेक्शन हमारे गलत हैं। लेकिन यदि आप मल्टीमीटर वाला यूज नहीं कर रहे तो हमें पता नहीं चलेगा, तो ये विपरीत दिशा में विक्षेपित को प्रदर्शित करेगा यदि हमने संयोजन चेंज कर दिए हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भैया जी, डायनोमो प्रकार के यंत्र का उपयोग किसको नापने के लिए किया। देखो भाई डायनोमो प्रकार के यंत्र हैं जो एसी में भी कार्य करते हैं और डीसी में भी कार्य करते हैं। याद रखना पीएमएमसी टाइप के होते हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ये केवल डीसी के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए कार्य करते हैं, डीसी के लिए। नेक्स्ट है इंडक्शन टाइप के, ये इंडक्शन टाइप के केवल एसी के लिए कार्य करते हैं। ये दो आपको याद रखने हमेशा, ठीक है ना। हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, मतलब आगे क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना कौन कौन से, पीएमएमसी केवल डीसी के लिए और इंडक्शन है केवल एसी के लिए। बाकी सारे एसी डीसी और दोनों में वर्क करते हैं, बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, केवल दो याद रखने। पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाला केवल डीसी पे करेगा वर्क, दूसरा इंडक्शन टाइप का केवल एसी पे वर्क करेगा, ठीक है ना। बाकी सब एसी और डीसी दोनों मतलब दोनों प्रकार की राशियों को नाप सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व माना कि आपके पास, पहली बात तो ये ओम मीटर नापता क्या है भैया जी, प्रतिरोध नापेगा, बिल्कुल सही बात है। ओम मीटर क्योंकि ओम मात्रा के प्रतिरोध का होता है तो प्रतिरोध नापे, तो ओम मीटर का उपयोग करना है आपको, ठीक है, मतलब प्रयोग करना है या उपयोग करना है या किसी प्रतिरोध की यूनिट आपको ज्ञात करनी है। तो उससे पहले क्या क्या कार्य आपको करने चाहिए ये सूची दे रखी। उसकी प्रोब्स को शॉर्ट सर्किट कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है।
उपयुक्त माप सीमा का चयन करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु समायोजित कर, बिल्कुल सही बात है। देखो यदि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो देखते हो ना शून्य से स्टार्टिंग में, तो ऐसा ही है, इसको संकेतक को शून्य पे जरूर आपको समायोजित कर लेना चाहिए। और एक रेंज, पर्टिकुलर रेंज जरूर डिसाइड करें। यदि आपने रेंज डिसाइड नहीं करी तो यूनिट गलत ही प्राप्त होगी। और उसकी जो पिंस हैं उसको जरूर आप शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि ओम मीटर का आप प्रयोग कर रहे हो तो ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है, तभी आपकी उचित रीडिंग प्राप्त होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाले वैद्युत प्रति, अनंत का मतलब क्या है भैया जी, दो वायर हैं, इनका प्रतिरोध अनंत है, इसका मतलब क्या है, ओपन ही तो है, क्या है, खुला परिपथ ही तो है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए, खुला परिपथ कहेंगे इसको। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बीओटी इकाई के तुल्य होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना, एक बीओटी इकाई होती है 746 वाट घंटे के। मैं बोल रहा हूँ आने वाले एग्जामों में ये क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। ठीक है ना, चाहे वो राजस्थान टेक्नीशियन थर्ड की एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे की एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिलेगा। ठीक है ना, तो एक बीओटी इकाई के तुल्य होती है 746 वाट घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, विद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। देखो अपनी बिजली की खपत नापनी है, तो आपको बिजली की खपत पता ही है, एनर्जी मीटर से ही नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इज द, देखो इस टाइप का एनर्जी होता है, देखो इस पर लिख भी रहा है जयपुर, मतलब जयपुर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है ना, तो जयपुर इलेक्ट्रिकल से ही नाम से होती है मैन्युफैक्चरिंग, ये जयपुर में कारखाना है इसका, ये सीतापुरा के आसपास, तो वहाँ पे इसकी मीटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो एनर्जी मीटर का कार्य क्या है, जो भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसका उपयोग कर रहे हैं, जो भी उपभोक्ता एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, उसकी रीडिंग लेता है। तो विद्युत ऊर्जा खपत का मान अपन एनर्जी मीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 26 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो भैया जी ध्यान से समझ लो कि यदि किसी ऊर्जा मत, देखो पहले जो पुराने मीटर थे उसमें चकतियाँ आती थी, घूमती थी वो चकतियाँ, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कोई पार्ट्स घूमने वाला होता ही नहीं है, लेकिन पहले आते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर आते थे, जिनमें एक चकती होती थी, वो हमेशा घूमती रहती थी। ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 26 वाला। चलो देखते हैं, यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती 1 किलोवाट आवर के लिए 3000 घूर्णन करती है, कितनी करती है भैया, 3000 घूर्णन, तो एक चक्कर के लिए कितनी ऊर्जा को खपत करेगी। तो 1 किलोवाट आवर के लिए मतलब 3000 के लिए करेगी वो 1 किलोवाट आवर। ठीक है ना, चक्कर है भैया, क्या है चक्कर, अब एक चक्कर के लिए करेगी, एक चक्कर के लिए करेगी, तो 1 किलो को अपन कर देंगे 1000 से गुना। अब ये पूछा, देखो आंसर देखो आंसर मिनट में है, तो इस हावर्स को मिनट में बदलने के लिए गुना 60 से और कर देंगे, बटे 3000 कर देंगे, क्योंकि हमको एक चक्कर की वैल्यू ज्ञात करनी। तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये आ गया 2 से कट जाएगा, 60 में भाग देंगे तो 20 आया, तो 20 वाट मिनट आंसर निकल के आएगा। भैया जी क्या आएगा, 20 वाट मिनट है क्या ऑप्शन, बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये प्रश्न भी काफ़ी हद तक ठीक ठाक सा है। तो देखो ये आज की सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है, क्योंकि लगभग मैं 25 के आसपास क्वेश्चन करवाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको 100% चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। एक एक चीज़ में फॉर्मूला बड़े मतलब तरीके से लिखता हूँ, ताकि बच्चे नहीं जानते हों वो भी, उनको भी समझ में आ जाए कि मतलब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो आई होप आप जो भी वीडियो देखें आपको सारी चीज़ें समझ में आई, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा मेरे भी हेल्प करें, आप थोड़ा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, और थोड़ा सा सपोर्ट करने की आवश्यकता है आपकी। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।